नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान एकेडमिक प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह आपका स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे भारत के संवैधानिक विकास के विषय में चर्चा किया, तो मैं आपको बता दूं कि पेट एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और 20 अगस्त को यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है। अब आप लोग सीरियस हो जाइए, पुनः एक बार कह रहा हूं आपसे, सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी को फ्लो में लाइए ताकि पेट एग्ज़ाम क्लियर करिए। फिर उसके बाद 30,000 वैकेंसियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो देखिएगा, मैं भारत के संवैधानिक विकास के विषय में आपके साथ चर्चा कर रहा था और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए मैंने कल या प्रीवियस क्लास में आपके साथ जो चर्चा किया था वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के विषय में चर्चा किया था। उसमें मैंने आपसे ये भी बात किया था कि महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र रिलीज किया जाता है और उस घोषणा पत्र में ये कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि भारतीयों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, किसी भी भारतीय को ज़बरदस्ती ईसाईयत या उस पर ईसाईयत नहीं थोपी जाएगी। अगर वह खुद से धर्मांतरण करना चाहता है तभी वह धर्मांतरण करे, अदरवाइज जिस भी धर्म को वो मानना चाहता है उस धर्म को वो मान सकता है। सैनिकों के विषय में उस घोषणा पत्र में था कि जो सैनिक जिस पद पर आसीन है वह उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग महोदय के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। तो आप लोगों को पता है 1858 के अधिनियम से भारत में जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग शुरुआत हो गई, या ब्रिटिश क्राउन ने सीधा संज्ञान ले लिया या सीधे भारत पर उनका शासन स्थापित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी व्यवस्था थी उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, उसके जो शासन व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया। मैंने आपको बताया भारत में एक भारत के राज्य सचिव के पद की स्थापना की गई। उस सचिव के पद के साथ एक भारत परिषद या सचिव की परिषद का निर्माण किया गया। उस परिषद में 15 सदस्य थे और वह 15 सदस्य में से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और 7 सदस्य जो आने थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा आने थे और ये 15 सदस्य उसकी सहायक परिषद थी जो कि कानून निर्माण करने में उसका सहायता करते थे। आप लोगों को बता दूं, जो राज सचिव हुआ करता था वह सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह ब्रिटिश संसद के प्रति थी, ना भारत के प्रति। लेकिन इस अधिनियम की जो कह सकते हैं कि व्यवस्था या इस अधिनियम के द्वारा जो भारत पर प्रभाव पड़ा वो यह था कि जो भारत सचिव था या भारत सचिव की जो परिषद थी उनका जो वेतन था वह भारत के राजकोष में या भारतीय कोष में भारित था और भारत के राजकोष से ही उनको पेमेंट किया जाता था। ठीक है, अब मैं आज बात करूंगा आपसे भारत परिषद अधिनियम 1861, जस्ट उसी के बाद का ये अधिनियम है। तो हेडिंग डालेंगे आप भारत परिषद अधिनियम 1861, इसी पे आपके साथ चर्चा होगी। और कहा जाता है भारत के संवैधानिक विकास के लिए भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में यह भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में यह एक प्रगतिशील अधिनियम था। एक प्रगतिशील अधिनियम था। कैसा अधिनियम था? प्रगतिशील अधिनियम था। और क्या बताया गया? प्रगतिशील अधिनियम था। और क्या बताया गया? यह अधिनियम इस अधिनियम के द्वारा एक युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। एक युगांतकारी परिवर्तन
देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अच्छा, ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है, इस पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। एक युगांतकारी परिवर्तन इसलिए कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल के साथ जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उस परिषद में, उस कार्यकारिणी परिषद में, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में, उसको कहा जाता था केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद। उस केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को कितनी थी पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। 1833 के चार्टर तक हमने पढ़ा है 4 सदस्य हो गए थे, एक विधिवेत्ता आया था चौथे सदस्य के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय कार्यकारिणी को मिलता था और केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में यह एक प्रगतिशील अधिनियम था। मतलब कहा जाए भारत के विकास के क्रम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, और यह युगांतकारी परिवर्तन, इस अधिनियम में युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। और क्या मिला इसमें? केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ाकर 5 कर दी गई। अब देखिएगा 5वें सदस्य के रूप में, ध्यान दीजिएगा, 5वें सदस्य के रूप में, 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। ठीक है, 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। अच्छा, मैं फिर से प्रीवियस पेज को लाता हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिया है, ले लीजिएगा, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को नियुक्त किया गया या नियुक्ति दी गई। और आगे देखिए, गवर्नर जनरल जो था आपका, गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ध्यान रखिएगा ये वायसराय है, जनरल एंड वायसराय, गवर्नर जनरल एंड वायसराय को अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। गवर्नर जनरल एंड वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, और उन प्रांतों में, नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, उनके नाम परिवर्तित कर सकता है, उनके नाम परिवर्तित कर सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है,
परिवर्तित कर सकता है या उनका क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। किनका? प्रांतों का। उनका क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। यह सब जो ताकत है वो किसके पास है? सकता है। यह सभी के सभी ताकत जो आप देख पा रहे हैं वो गवर्नर जनरल एंड वायसराय को मिला हुआ है कि वो नए प्रांतों का निर्माण कर सके, उनके नाम में परिवर्तन कर सके या उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये सब अधिकार किसके पास है? वायसराय के पास है। और देखिए वायसराय को क्या नया अधिकार मिला है? जो ये नए प्रांत बनेंगे, इन नए प्रांतों में गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया था। नियुक्त करने का अधिकार था। ध्यान दे लीजिएगा, मैंने क्या बताया? 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। किसमें? केंद्रीय कार्यकारिणी में। गवर्नर जनरल एंड वायसराय, यहां पे गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। उनको क्या अधिकार दिए गए? नए प्रांतों का निर्माण कर सकते थे वो, और उनके नाम में परिवर्तन कर सकते थे या उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते थे। और गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल नए प्रांतों में नया गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता था। ये सारी इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको आप ठीक से ध्यान दे करके रीड करिएगा, पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए इसको ध्यान दें। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिए गए? देखिएगा, और गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया गया? और गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह यदा कदा मतलब कभी कभी, यदा कदा अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। कौन अध्यादेश जारी करेगा? गवर्नर जनरल एंड वायसराय जारी करेगा। वह यदा कदा अध्यादेश जारी कर सकता था और भारत परिषद को भारत परिषद को भारत और अंग्रेजों के लिए कानून बनाने की इजाजत दे दी गई, इजाजत मिल गई। लेकिन याद रहे, अंतिम जो अधिकार था कानून में सिग्नेचर का, वो गवर्नर के पास ही है। और गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल एंड वायसराय जो था, वह परिषद के द्वारा बनाए गए कानून की उपेक्षा भी कर सकता था। उपेक्षा कैसे करेगा? देखो, दरअसल जो भारत परिषद ने मान लो कोई कानून बना दिया और वह कानून सुरक्षा और
अंग्रेजों के हित में नहीं है, अंग्रेजों के हित में नहीं है, तो गवर्नर जनरल इसकी उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल इसकी क्या कर सकता था? गवर्नर जनरल इसकी उपेक्षा कर सकता था, उपेक्षा कर सकता था, कर सकता था। अब बताओ, कानून बना, अगर वह सुरक्षा और अंग्रेजों के हित में नहीं है तो उसकी गवर्नर जनरल उपेक्षा कर सकता था। इसका मायने सीधे से है कि अगर इतना अधिकार संपन्न गवर्नर जनरल को बना दिया जाएगा तो गवर्नर जनरल क्या होगा? निरंकुश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। गवर्नर जनरल कैसा हो जाएगा? भाई सभी अधिकार गवर्नर जनरल के पास हैं तो गवर्नर जनरल निरंकुश हो जाएगा। और देखिएगा, जब गवर्नर जनरल निरंकुश हो जाएगा तो ये भारतीयों के हित के लिए थोड़ी ना होगा भाई, जो अंग्रेजों के हित में होगा गवर्नर जनरल उन्हीं चीजों को, कानून को तो लागू करवाएगा ना। अगर शायद भारतीयों को ज्यादा हित मिल रहा होगा तो गवर्नर जनरल कैसे उसको लागू करवाएगा? भाई कह देगा अंग्रेजों के हित में नहीं है, यह कानून सही नहीं है और उसको उसकी उपेक्षा करने का अधिकार भी है, उसको उपेक्षा कर दिया, भाई ये कानून नहीं लागू हो सकता। तो इस तरह में जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था वो क्या हो जाएगा? वह निरंकुश हो जाएगा। गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये गवर्नर जनरल है, वायसराय है, इसको और क्या दिया गया? जो विधान परिषद थी, क्या? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी, सदस्यों की संख्या उसको न्यूनतम छः तथा अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। क्या किया? प्रावधान किया। ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल ने इसमें क्या किया? विधान परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। मतलब इसमें अब धीरे धीरे सदस्यों की संख्या इंक्रीजमेंट होगी, आगे बढ़ेगी। अब आगे देखिएगा, इसके बाद इसने क्या व्यवस्था दिया? इसने, गवर्नर जनरल ने भारत में एक नई व्यवस्था लाया, उसको कहा गया विभागीय प्रणाली। क्या बोला गया? विभागीय प्रणाली, या इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये विभागीय प्रणाली क्या था? दरअसल जो मंत्री होते थे, सभी मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिए गए। जैसे सुरक्षा का, नहीं सॉरी, ये तो सुरक्षा तो गवर्नर अपने अंडर में ही रखता था, मतलब जैसे खाद्य या रसद का है, या जो उसको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है उसको वो तुरंत अपने पास रखता था। बाकी जो भी लोग होते थे, जैसे आज केंद्रीय मंत्री होते हैं या आपके राज्यों में, स्टेट में जो मंत्री होते हैं कैबिनेट के, उसी तरह से यहाँ पे विभागीय प्रणाली होती है। तो जो मंत्री होते थे, मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन किया। इसने विभाग का आवंटन किया, वितरण किया, आवंटन किया। केवल सुरक्षा और पुलिस विभाग को अपने पास रखा। सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? अंग्रेजों की सुरक्षा। और का हमारे लिए है ये, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए ये बात कर रहे हैं भाई साहब। अंग्रेज सुरक्षा और पुलिस विभाग को अपने पास रखता था, अपने पास रखता था।
ठीक है। पुलिस विभाग को अपने पास रखता था कौन? गवर्नर जनरल। और बाकी मंत्रियों में डिवाइड कर दिया, मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन कर दिया। इसी को विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। और न्यूनतम 6 सदस्य विधान परिषद में और अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन करिए। और ध्यान दीजिए, मेरे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट हर एक भाई को मिल सके, हर एक बहन को मिल सके, जिससे उसको भी आने वाले एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, उनको भी हमारे इस लेक्चर से बेनिफिट मिल सके। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको 1 मिनट का समय लगता है कि इसको तुरंत जो है खुद लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें। शेयर करने में 1 मिनट का समय लगता है, अगर शेयर कर देंगे तो आपके ही दूसरे भाई का भी भला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके साथ में पूरी तैयारी आपको करवाऊँगा, पूरी तैयारी करवाऊँगा, लेकिन ये है कि आप हमारे मोटिवेशन के लिए बीच बीच में इसको शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ताकि लाइक से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने लोगों ने हमें देखा है और पसंद किया है, इसीलिए भैया विजुअल करिए और उसको लाइक करिए। नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे द्वारा जो कंटेंट दिए जाते हैं उसको आसानी के साथ आराम से पढ़िए, चाहे वीडियो को ऐसे आप पढ़िए, चाहे इसको आप एक नोट्स, कंप्लीट नोट्स तैयार करिए और उसके बाद पढ़िए। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा संविधान में, इतना मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में ये भूलेगा भी नहीं। तो ध्यान दे लीजिएगा, इतना आप हम लोगों के साथ कंप्रोमाइज करें या कोऑपरेट करें, इतना कोऑपरेट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कार्य करने में या काम करने में या आपके लिए लेक्चर बनाने में जो हम मेहनत करते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमें पसंद किया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लें तुरंत। बम्बई और मद्रास प्रांतों को, मुंबई और मद्रास प्रांतों को फिर से अपने प्रांतों के लिए व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ध्यान दें, बंबई और मद्रास प्रांतों को फिर से अपने प्रांतों के लिए व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया। व्यवस्थापिका का मीन्स आप जानते हैं, एक तरह से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने का अधिकार, रख रखाव का अधिकार, रख रखाव का अधिकार, लागू करने का अधिकार, क्या कानून लागू करने का अधिकार, ये अधिकार मिल गए, लागू करने का अधिकार। ये सब अधिकार किसको मिल गए? इन प्रांतों को मिल गए, जो प्रेसिडेंसियां थी इनको मिल गए फिर से पुनः। तो यहाँ से एक नेचर निकल के सामने इस अधिनियम का आता है। वह नेचर क्या है कि इस अधिनियम का जो नेचर है वो यह है कि यहाँ से विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो जाता है। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब देख लीजिए आप लोग कि ये विकेंद्रीकरण कैसे। भाई गवर्नर जनरल के पास सभी अधिकार थे, तो गवर्नर जनरल चाहता
तो टोटल अपने द्वारा ही जो नियम बनते थे उसे संपूर्ण भारत में लागू करवाता, लेकिन फिर भी उसने ये अधिकार दे दिया मद्रास और बम्बई और मद्रास जैसे प्रांतों को कि आप लोग अपना कानून या अपनी व्यवस्थापिका का निर्माण खुद करें। कानून बनाने का अधिकार उनको दिया अपने प्रांतों के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करवाने का अधिकार दिया और उसके संरक्षक के रूप में उसके रखरखाव का अधिकार उनको दे दिया। तो यह एक नेचर निकल के आया सामने कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसका क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया और इसको देखिएगा। एक दो पॉइंट्स और हैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जैसे देखिएगा, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल सप्ताह में एक बार बैठक का आयोजन करता था। ठीक है, और इस आयोजन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता था, वायसराय करता था। इस आयोजन की अध्यक्षता वायसराय करता था। तो देख लीजिएगा, ये अधिनियम जो रहा 1861 का काफ़ी प्रगतिशील रहा और इसी अधिनियम के तहत अगर देखें आप तो यहाँ पर एक व्यवस्था आई 1860 आईपीसी 1860, यह भी इसी अधिनियम के तहत लागू की गई। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 इसी अधिनियम की देन है। तो आज आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, उसके विषय में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ कहाँ पर हम कितनी मतलब कैसे कैसे चीज़ें आप तक प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, पहुँचा पा रहे हैं। आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या नहीं आ रही हैं, इन चीज़ों को आप अपना कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उसको रीड करें, तो हम उसमें आपके उस समस्या का समाधान कर सकें और उसमें देख पाएँ कि हाँ कहाँ पर और चीज़ों के सुधार करने की आवश्यकता है। तो ध्यान दें, पेट एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और योगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा घोषणा किया गया है कि दिसंबर तक करीबन 1 लाख वैकेंसी वो फिलअप करने वाला है। तो ध्यान दें, यह टाइम चुनावी पीरियड है, यह चुनावी पीरियड है। आप लोगों को संज्ञान होगा कि लखनऊ में इस टाइम 22,000 शिक्षकों से संबंधित एक मुद्दा है, जो 68,500 में 22,000 सीटें खाली हुई थी, उससे संबंधित मुद्दा है। उसके लिए लड़के वहाँ संघर्षरत हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में वैकेंसियों की भरमार होती है। तो मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि इस चुनावी वर्ष का फ़ायदा उठाते हुए इसी वर्ष सभी लोग सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा लंबा समय होता है। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट बनेगा तो वैकेंसी नहीं देगा, लेकिन जो चुनावी वर्ष होता है उसमें वैकेंसियाँ अक्सर बहुतायत में आती हैं और यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन लें। फिर से वही बात कहूँगा, आप लोग मुझसे जुड़िए और अपने सिलेक्शन के करीब पहुँचिए, यह ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और ध्यान दें, हम बहुत जल्द आपके साथ लाइव होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दिनों में हम आपके साथ लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और वहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो बहुत बेहतर होगा। आपके द्वारा जो कमेंट्स हमें प्राप्त होंगे उससे हमें लगेगा कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो बहनें हैं वो सभी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आज मैं अपने लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। इसके आगे मैं अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।